हेलो, मैं मनीता तौर एक बार फिर हाजिर हूँ हमारा हिंदी व्याकरण का भाग 5 लेकर। और आज का जो हमारा विषय रहने वाला है वो है व्यंजन। एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और मोस्टली लोगों को ये समझने में प्रॉब्लम भी होती है, लेकिन इसको थोड़ा सा अगर ट्रिक के माध्यम से देखा जाए तो ये आसान है। तो आओ शुरुआत करते हैं। व्यंजन स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले व्यंजन कहलाते हैं। ये अपने आप में पूर्ण नहीं होते। प्रत्येक व्यंजन के अंदर ए जो स्वर है वो शामिल होता है। अगर इनके अंदर से हम ए स्वर को निकाल ले तो ये अधूरे हो जाते हैं, इनके नीचे हलंत लगाना पड़ता है। ये संख्या में 33 होते हैं। उच्चारण के आधार पर जो व्यंजन है इनको 5 भागों में बांटा जाता है। कंठ व्यंजन, तालव्य व्यंजन, मूर्धन्य व्यंजन और दंत व्यंजन और ओष्ठ व्यंजन। ये पांचों के पांचों पार्ट हमारा जो मुख है इसके ही भाग है। सबसे पहले देखते हैं कंठ व्यंजन। जो कंठ सबसे पहले हमारे मुख से जो आवाज़ आती है वो कंठ से आती है। और जब हम व्यंजनों को देखते हैं तो सबसे पहली जो लाइन होती है वो भी कै होती है। एक पहचान तो ये होती है, दूसरी पहचान ये होती है कि हम बोल कर देख लें ताकि हमें अंदाज़ा हो जाए। जब आप कै वाली लाइन को बोलते हो, जैसे कै, ख, ग, घ, ड, जब आप इनको बोलोगे तो जो आवाज़ है सीधी कहाँ से आएगी? कंठ से आएगी। एक बार उच्चारित करके देखना, क, ख, ग, घ। आवाज़ सीधी गले से निकल रही है, कंठ हो गया। उसके बाद आता है तालव्य। पहले नीचे शुरू करें तो कंठ आता है, फिर हमारा मुख का जो दूसरा पार्ट होता है वो तालव्य होता है। ये हमारे मुख में जो गहरा हिस्सा होता है ऊपर की ओर सर की तरफ जाता हुआ वो वाला पार्ट होता है। और ये गले कंठ के बाद दूसरा पार्ट हो गया। तो कै वर्ग के बाद नंबर दूसरा किसका आता है? च वर्ग का आता है। तो एक बार उच्चारित करके देखना, च, छ, च, च, य, श, य। जब इनको उच्चारित करते हैं तो हमारी जो जीभ है वो तालव्य वाले यानी कि जो हमारे मुख में गहरा जो हिस्सा है उसको क्या करती है? स्पर्श करती है। उसके बाद तीसरा आता है मूर्धन्य व्यंजन। मूर्धन्य व्यंजन, मूर्धा क्या होता है? मूर्धा वो पार्ट होता है जो दांतों से ऊपर होता है और जो तालव्य है इससे आगे की तरफ होता है और ये थोड़ा खुरदरा पार्ट होता है। जब हमारी जीभ इसको टच करती है तो हमें खुरदरापन महसूस होता है। तो एक बार उच्चारित करके देखना, ट, ठ, ढ, ठ, य, स। जब आप बोलोगे तो आपकी जीभ खुरदरे हिस्से को स्पर्श करेगी। उसके बाद आता है दंत व्यंजन। ये वो व्यंजन है जब इनका उच्चारण करते हैं तो हमारी जीभ दांतों को क्या करती है? स्पर्श करती है। त, थ, द, ध, न। एक बार बोलकर देखना और कोशिश करना, अगर जीभ टच न कर रही हो किसी बच्चे की तो टच करवाना, क्योंकि जब तक आप टच नहीं करोगे जीभ को दांतों से तो आपकी जो ध्वनि निकल कर आ रही है वो शुद्ध नहीं मानी जाती। जैसे त, थ, द, ध, न। उसके बाद आता है ओष्ठ, यानी कि जब इन व्यंजनों को बोला जाता है तो जो हमारे ऊपर और नीचे के होंठ है दोनों आपस में स्पर्श करते हैं। और ओठों को अगर हम बंद कर ले या ओठों को न हिलाएं तो इन व्यंजनों का उच्चारण भी नहीं हो सकता। प, फ, ब, भ, म। तो कंठ हो गया, कैवरक हो गया, तालव्य में चैवरक हो गया, मूर्धन्य टैवरक हो गया, दंत में तैवरक हो गया और ओष्ठ में पैवरग हो गया। इसमें तालव्य में स और यह क्या है? अलग से हैं, जबकि मूर्धन्य में स षटकोण वाला दे रखा है। आगे देखिए अंतस्थ व्यंजन। ये संख्या में 4 होते हैं। जो हमारे क, च, ट, त, पै वर्ग है उसके बाद यह र ल वाला पार्ट शुरू होता है। और उसके बाद उत्सम व्यंजन आते हैं, यानी कि जिनके उच्चारण में गर्म हवा निकलती है। स, ये स है वाली लाइन हो गई। उसके बाद संयुक्त व्यंजन हो गए, ये भी संख्या में 4 है। अक्षत्र है क, श्र वाली लाइन हो गई। और उसके बाद आगत व्यंजन, ये इनकी संख्या 2 है। ये मूल रूप से हिंदी के
नहीं है, ये दूसरी भाषा से आए हुए हैं, इसलिए इनके नीचे नुक्ता या बिंदी लगी हुई है। देखो ज और फ हमारी भाषा में भी है, लेकिन उनके नीचे बिंदी नहीं है, यही पहचान रखना। कई बार पूछ लिया जाता है कि जैसे देशज और विदेशज शब्द आते हैं और उनमें पूछ लेते हैं, उनकी पहचान हम यही करते हैं जिनके नीचे बिंदी लगे होते हैं, नुक्ता लगा होता है, वो कि हमारी भाषा के नहीं होते। देखो अंतस्थ व्यंजन है, इन व्यंजनों को कई बुकों में लिखा होता है कि ये भी पूर्ण रूप से व्यंजनों के अंदर शामिल नहीं होते, ये अर्ध हैं, अर्ध स्वर हैं, अर्ध व्यंजन हैं। तो यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन आता है, तो याद रखना य, र, ल, व न तो व्यंजन है और न ही स्वर है, अर्ध हैं ये। इसके बाद आगे देखते हैं, अर्धस्वर यह वह हो गया। लुंठित या प्रकंपित व्यंजन र आएगा और पार्श्विक जो व्यंजन है वो ल आएगा, और जो नासिके से बोले जाते हैं वो हमारे जो 5 वर्ग थी कै च ट त प, उन सभी के पांचों जो 5 लास्ट के जो व्यंजन हैं वो सारे इसके अंदर शामिल हैं। और स्वरीय तंत्रीय व्यंजन है उसके अंदर क्या आएगा, है आएगा। यहाँ पे सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछा गया जो क्वेश्चन है, यानी कि लगातार 9 साल से मैं एस टेस्ट देती आ रही हूँ और हर बार मेरा क्लियर भी हो जाता है। तो सीटेट वगैरह के भी दिए हैं, उनमें मोस्टली टीचिंग एग्जाम में मैंने जो क्वेश्चन देखा है वो ये जो आपके सामने मैंने स्लाइड निकाल रखी है यहीं से आता है। अर्ध स्वर पूछ लिया यह वह, और लुंठित कौन सा होता है। देखो जब लुंठित आता है तो हमारे माइंड में ये आता है कि लय होगा, लय से लुंठित, तो याद रखना लय लुंठित नहीं होता। मैंने तो ऐसे याद कर रखा है, लय लुंठित नहीं होता। लय पार्श्विक है और र लुंठित है, लय लुंठित नहीं होता। लय क्या है, पार्श्विक ध्वनि है, और र क्या है, लुंठित है। देखो ऐसे करना, लुंठित एक तरह से लंगड़ा मान लो, और लय के पास तो पैर है अच्छे से, और र है, इसकी बनावट थोड़ी अलग है, इसके पैर नहीं है, इसकी बनावट थोड़ी अलग, ये एक अकेला सा नज़र आता है। और लय को अगर हम ध्यान से देखें तो इसका स्टेंट है खड़ा रहने के लिए, लय इसके साथ जो रेखा हो गई वो हो गई, चाहे इससे याद रख सकते हो। लय लुंठित नहीं है, लय क्या है, पार्श्विक है, रै लुंठित है। इसके बाद नासिके देखिए, इन सभी का उच्चारण कहाँ से होगा, नाक से होगा। जैसे मोस्टली जो हम हिंदी में यूज़ करते हैं न और मैं है, और इन तीनों से ड न और जो ये है, यहाँ से तो कोई भी शब्द की शुरुआत ही नहीं होती इनसे, जबकि न और जो मैं है, जो ऊपर अक्षरों की हम बिंदी लगाते हैं वो मोस्टली इन्हीं की लगती है। सर्व तंत्रीय क्या हो गया, है हो गया। सर्व तंत्रीय जो व्यंजन है वो क्या हो गया, है हो गया। अर्धस्वर ये और वह हो गया। इसके बाद संयुक्त व्यंजन देखिए, दो अलग अलग व्यंजनों के योग से बने व्यंजनों को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल 4 क्या है, संयुक्त व्यंजन है। ये 2 व्यंजनों से मिलकर बने हैं, तो इनको क्या बोलेंगे, संयुक्त बोलेंगे। जैसे अक्षय, त्रय, जय, श्रय हो गया। इनको जब उच्चारित करते हैं आधा क्या आएगा, पूरा क्या आएगा, स आएगा। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, कई बार दोनों में आधा दे देते हैं, कई बार दोनों पूरा दे देते हैं। तो जब हम इनका उच्चारण करें तो इसकी जो ध्वनि निकलती है उसमें भी कै की और श की क्या आनी चाहिए, आवाज़ आनी चाहिए। त्रय हो गया, तय और रै से मिलकर क्या बन गया, त्रय बन गया। और जय हो गया, जय और ये, जय ये पहला जो व्यंजन होगा वो आधा होगा, उसके नीचे हलंत होगा, जबकि जो दूसरा होगा वो क्या होगा, पूरा हो गया। उसके बाद स और रै से मिलकर बना है श, और रै से मिलकर बना है श्र। तो इनको याद रखना। इनको कई बार किन व्यंजनों से मिलकर बने हैं, मोस्टली यही पूछे जाते हैं। इस संख्या में कितने हैं, 4 हैं, क्योंकि जब हम इनका उच्चारण करते हैं तो 2 जो व्यंजन हैं जो अलग अलग से मिलकर बने हैं, उन दोनों की ध्वनि भी इनके अंदर से निकल कर आती है। उसके बाद आता है, एक बार फिर से देख लेते हैं, कैवृग, चैवृग, टैवृग, तैवृग, पैवृग।
ये जो वर्ग हैं यानी कि प्रत्येक के अंदर पास पास ये क्या है, व्यंजन है। कै वर्ग में देखिए इनका उच्चारण स्थान क्या हो गया, कंठ हो गया। चै वर्ग का क्या हो जाएगा, तालव्य या तालु हो जाएगा। तालु और तालव्य एक ही होता है, मूर्धा मूर्धन्य एक ही होता है, कहीं कन्फ्यूज हो जाऊँ। और कंठ और कंठे भी एक होता है। और टै वर्ग में टै वर्ग आ जाएगा, मुर्दा वाले में टै वर्ग आ जाएगा। और जो हमारा दांत है या दंते हैं उसमें पूरा तै वर्ग आ जाएगा। और पै वर्ग आ जाएगा ओष्ठ या ओठ में। ओष्ठ या ओठ, ओष्ठे एक ही बात है। आगे देखते हैं, देखो इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना। इसमें जो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन वाला होता है वर्णों के उच्चारण स्थान में, वो जो ऊष्म व्यंजन वाली लाइन होती है स वाली, वो सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज करने वाली होती है। तो आप देखिए, नीचे से शुरुआत करते हैं, कंठ से देखिए। कंठ में स्वर और व्यंजन दोनों रिवाइज कर लेते हैं एक बार। ए हो गया, आ हो गया, ए हो गया, 3 तो हो गए स्वर। उसके बाद कै वर्ग वाली पूरी लाइन जिसमें 5 व्यंजन है। उसके बाद क्या आएगा, है आएगा। क्या आएगा, है। जब हम है को बोलते हैं तो आवाज़ कहाँ से निकल कर आती है, कंठ से। उसके बाद कंठ और क्या हो गए, तालु हो गए। हमने पढ़े थे जो ए और ऐ है ये दोनों 2 स्वरों से मिलकर बने हैं। एक कंठ से बोला जाता है, दूसरा तालु से, तो इनका उच्चारण स्थान भी क्या हो जाएगा, कंठ और क्या हो जाएगा, तालु हो जाएगा। उसके बाद देखिए तालु, ई छोटी ई बड़ी ई है। और चै वर्ग है, चै वर्ग में चै छ जब वाली पूरी लाइन। और इसके बाद यह आएगा, यह किस में आएगा, तालु में आएगा। यह किस में आएगा, तालु में आएगा। और यह देखो, यह की तरह कई बार आप भूल जाओ तो ऐसे याद रखना, जो तालव्य होता है इसमें हमारी जीभ जाती है वो थोड़ी मुड़कर जाएगी, यह। और उसी तरह क्या है, यह की बनावट, और ऐसे ही हमारी जीभ जाती है ऊपर। इसके बाद स सलगम वाला स आएगा। इसको कैसे याद रखेंगे, देखो जब हम सलगम खाते हैं तो सलगम हमारे कहाँ पे लग जाती है, कई बार तालव्य में लग जाती है। जब हम सलगम खाएंगे तो तालव्य के अंदर लग सकती है। तो स से सलगम, स सलगम वाला किस में आएगा, तालव्य में आएगा। उसके बाद देखिए मूर्धन्य में री आएगा। कौन सा आएगा, री आएगा। और री को ऐसे याद रखना, जैसे री की मात्रा होती है वही मात्रा किस पे लगी हुई है, मूर्धन्य के ऊपर लगी हुई है। और पूरा टै वर्ग आएगा। और फिर कौन सा आएगा, स षटकोण आएगा। इसको ऐसे याद रखना, अगर हम जो मूर्धा है, जो मुंह है, इसके नीचे की मात्रा हटा दे तो इसकी बनावट स की तरह ही है। तो स षटकोण किस से लिखता है, स षटकोण। और मैं, इन दोनों का जो बनावट है लगभग एक जैसी है। तो इस तरह से याद कर लेना इसको। उसके बाद देखिए फिर हम आता है हमारा सड़क वाला। ये दंते होता है, तै वर्ग के साथ ही आता है। तै वर्ग पूरा दंते, तै थे दै दैन। और स, देखो स सड़क, जब हम सड़क पे चलेंगे और गिर जाएंगे तो हमारे दांत क्या हो जाएंगे, टूट सकते हैं, टूट जाएंगे। तो स सड़क दंते। स सलगम, सलगम कहाँ पे लगेगी, जाकर तालव्य में लगेगी। और मुर्दा मैं की और स की बनावट एक जैसी हो गई। अगर मैं के अंदर हम स वाली बीच वाली डंडी लगा दे तो मैं भी किस जैसा नज़र आता है, स जैसा नज़र आता है। और सड़क पर गिरेंगे तो हमारे दांत टूट जाएंगे, दंते हो गया। उसके बाद नासिके देखिए, जो पै कै च ट त पै, ये 5 जो वर्ग थे, इनके जो अंतिम जो व्यंजन है वो पांचों के पांचों किस में आएंगे, नासिके में, यानी कि इनका उच्चारण नाक से होता है। फिर दंत मूल, यानी कि जो दांत हैं उसकी जो जड़ें होती हैं वो वाला हिस्सा मुर्दा से थोड़ा नीचे, दांतों से थोड़ा ऊपर, बीच का जो जगह होती है वहाँ से बोले जाते हैं। इसको दूसरे नाम भी दे रखे हैं, ध्यान रख लेना इसको। दंत मूलक र ल, र ल। जबकि हम तय को बोलेंगे तय थ। जब इनका उच्चारण करते तय थ द थ न, तो इनके उच्चारण में जो हमारी जीभ है वो दांतों के लगभग पूरे दांतों को, दांतों के बीच वाले पार्ट को स्पर्श करती है। लेकिन जब हम र और ल बोलेंगे तो हमारी जो जीभ है दांतों की जो जड़ें होती हैं और मुर्दा और दांतों की जड़ें वाले हिस्से को क्या करती है, स्पर्श करती है। तो ये दंत मूल हो गया। उसके बाद दंत और होस्ट हो गया, जिसमें दंत
और ओठ दोनों का योगदान, जैसे वह हो गया, क्या हो गया, वह। बै अलग होता है, बै में तो सिर्फ होठ आएगा, जबकि वह वाली जो वह बक वाली जो व्यंजन जब हमको उसको उच्चारित करेंगे तो दंत प्लस क्या हो जाएगा, ओष्ठ हो जाएगा। अब ओष्ठ या ओठ देखिए, ऊ हो जाएगा, बड़ा ऊ हो जाएगा और पैवरक हो जाएगा, यानी कि ओठों के बगैर हम इनका उच्चारण कर ही नहीं सकते। जैसे ऊ राउंड में है वैसे ही ऊ के उच्चारण में हमारे होठ हो जाते हैं। और पै फै बै बै मैं, इनमें हमारे ऊपर और नीचे के ओठ क्या होते हैं, एक दूसरे को स्पर्श करते हैं। ओष्ठ प्लस कंठ देखिए, ओ हो गया, औ हो गया और क्या हो गया, ओ। ये आगत स्वर है जो दूसरी भाषा से आया हुआ है। देखो, ये जो मैंने चित्र आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें हमारे मुख के अलग अलग हिस्से भी दिखा रखे हैं। आप कृपया करके इस वीडियो को 2 या 3 बार देखना, आपको ये ज़िंदगी भर याद हो जाएंगे। और अगर आपको मैंने जो बताई इस हिसाब से याद ना हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने हिसाब से भी ट्रिक बनाकर क्या कर सकते हो, इसको याद कर सकते हो। और शेयर लाइक कर दिया करो, इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इतने कम समय में कोई नहीं देता। यूट्यूब पर जाओगे तो आपको यही वीडियो 1-1 घंटे की देते हैं, टाइम पास करते रहते हैं, लेकिन मैंने वही कंटेंट दिए हैं जो एग्ज़ाम में आने वाले हैं कम से कम समय में। तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दिया करो। धन्यवाद फॉर वॉचिंग माई वीडियो।